अब अपन बात करते हैं आयनिक साम्य वाले चैप्टर की। देखो आयनिक साम्य चैप्टर के अंदर अपन बात करते हैं, जेट में यहां से भी 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो सबसे पहले तो देखो अपन आयनिक साम्य में बात करें, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य। अपन पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, एक विद्युत अनपघट्य पदार्थ होता है। विद्युत अनपघट्य का मतलब तो वो होता है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, यानी वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता, वे तो कहलाते हैं विद्युत अनपघट्य पदार्थ। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे यूरिया हो गई आपके पास में, बेंजीन हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, नेफ्थलीन हो गया, CCl4 हो गया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया। तो इन पदार्थों का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन नहीं करता। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं विद्युत अपघट्य। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत धारा का क्या करता है, चालन करता है। कौन से पदार्थ कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं ये विलयन अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में तो ये भी विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि मुक्त आयन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो विद्युत अपघट्य को भी अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य तो अपन बोलते हैं वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी जिनके वियोजन की मात्रा है ना, यानी जो जलीय विलयन में या विलयन अवस्था में 100% वियोजित हो जाते हैं, जिनके आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा क्या होती है, 100% होती है। तो ये तो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल में याद रखना, परबल अम्ल, परबल क्षार, और आपको साल्ट याद रखने हैं। ये साल्ट, सभी साल्ट किस में आते हैं आपके पास में, प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं कि वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में आंशिक वियोजित होते हैं, यानी जिनकी वियोजन की मात्रा लगभग 5 से 10% ही होती है। कितनी होती है, 5 से 10% है, क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो दुर्बल अम्ल हो जाएंगे और दुर्बल क्षार हो जाएंगे। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास में, दुर्बल विद्युत अपघट्य के। तो यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकता है, जैसे ये पूछ सकता है निम्न में से कौन सा आपके पास में विद्युत अपघट्य है, या निम्न में से कौन सा आपके पास में विद्युत अपघट्य है। प्रबल और दुर्बल का भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है या निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसके बाद में देखो अपन बात करें, ये आपके पास में आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो इसके लिए तो अपन बोलते हैं कि वियोजित अंश की मात्रा, वियोजित अंश की मात्रा बटा पदार्थ के कुल मोल, या वियोजित अंश के मोल बटा पदार्थ के, या पदार्थ की कुल मात्रा लिख सकते हैं, पदार्थ की कुल मात्रा। ये तो वियोजन की मात्रा का, ये फॉर कुल मात्रा, वियोजित अंश की मात्रा बटा पदार्थ की कुल मात्रा के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, वियोजन की मात्रा बोलते हैं। एक देखो यहाँ पे टेबल बना रखी है, दुर्बल अम्ल, परबल क्षार और दुर्बल क्षार के लिए। तो देखो आपको यूं याद रखना, जैसे अपन बात करते हैं, या आपके पास में HF है, ये आपके पास में दुर्बल अम्ल है, जबकि अपन बोलते हैं HF के बाद में आपके पास में HCl है, HBr और HI, ये प्रबल अम्ल में शामिल होते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल होता है, ये दुर्बल होता है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल में शामिल होता है। नाइट्रस अम्ल दुर्बल होता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल आपके पास में प्रबल अम्ल है। हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये आपके पास में दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा अपन बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, आपके पास में H2CO3, ये कार्बोनिक अम्ल भी किस में आता है, दुर्बल में। जितने भी आपके पास में कार्बनिक अम्ल है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया आपके पास में, बेंजोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये सारे एसिड है, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब के सब किस में शामिल होते हैं, दुर्बल में। इसके अलावा देखो ये हाइपोक्लोरस अम्ल है, ये क्लोरस है, ये क्लोरिक है, ये तीनों आपके पास में दुर्बल में होते हैं, जबकि परक्लोरिक एसिड आपके पास में किसमें होगा, प्रबल में होगा। तो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की एक टेबल है जो आपको थोड़ी सी याद करनी है, देखना है। इसी प्रकार अपन बोलते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो पहले वर्ग के जो हाइड्रोक्साइडों में अपन बात करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड तो दुर्बल में शामिल करते हैं, किसमें करते हैं, दुर्बल में। बाकी अपन जितने भी आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रुबेडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब प्रबल क्षार में शामिल होते हैं। दूसरे वर्ग के जो हाइड्रोक्साइड आपके पास में, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये दोनों दुर्बल में है। बेरिलियम मैग्नी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को तो अपन किस में शामिल करते हैं, दुर्बल में। बाकी जितने भी अपने पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा अपन लिखना चाहिए स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब किस में काउंट होंगे आपके पास में, प्रबल में। तो ये दुर्बल और प्रबल का केवल इतनी सा याद रखना। इसके अलावा देखो संक्रमण धातुओं के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं सब दुर्बल क्षार होते हैं। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके अलावा अमोनिया का जलीय विलयन होता है जिसको अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये भी दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है, दुर्बल क्षार। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी आपके पास में दुर्बल क्षार है आपके पास में।
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या आपके पास में दुर्बल क्षार। बाकी संक्रमण धातु के तो सभी हाइड्रोक्साइड आपके पास में दुर्बल क्षार होते हैं, जैसे ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है। तो ये टेबल आगे अपने साल्ट में इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी काम में आएगी। तो आपको थोड़ा सा याद रखना कौन से दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, इनकी ये जो टेबल है इनमें देखना है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। देखो क्षारों को आराम से याद कर सकते हो। पहले वर्ग में केवल लिथियम, पहले वर्ग की धातु की बात करें अपन, तो केवल लिथियम हाइड्रोक्साइड ही दुर्बल होता है, बाकी सभी हाइड्रोक्साइड प्रबल होते हैं। दूसरे वर्ग यानी क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइडों की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम दुर्बल में शामिल होता है, बाकी कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम किस में आ जाएंगे, प्रबल में। तो ये प्रबल के तो एग्जाम्पल इतने ही हुए। इसका मतलब बाकी संक्रमण धातुएं जितनी भी आपके पास में है, यानी डी ब्लॉक के जितने भी आपके पास में धातुएं हैं, उनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा एक ये याद रखना, अमोनिया का जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, दुर्बल होता है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं विद्युत अपघट्य के लिए आर्नियस के सिद्धांत वियोजन की मात्रा। देखो ये कुछ बातें हैं याद करनी है एक बार। विद्युत अपघट्य को जल में मिलाने पर, अगर कोई भी विद्युत अपघट्य, जैसे ये आपके पास में कोई विद्युत अपघट्य ए बी है, अगर इसको एक्वस में यानी जल में मिलाते हैं अपन विलयन के अंदर, ये वियोजित होकर आपके पास में क्या देगा, ए प्लस आइन देगा और आपके पास में बी माइनस आइन देगा, यानी धनाइन और किसमें ऋणाइन में विभाजित हो जाता है। विद्युत अपघट्य के विलयन में धनायन और ऋणायनों की संख्या समान होती है, तब विद्युत अपघट्य का विलयन कौन सी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसके अलावा विद्युत अपघट्य के विलयन में विलयन के गुण विद्युत अपघट्य के आयनों के गुण होते हैं। ये भी बात याद की, विद्युत अपघट्य के विलयन में जो विलयन के गुण होते हैं ना, उस विद्युत अपघट्य के आयनों के गुण ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग होता है वो कॉपर 2+ आयन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कॉपर 2+ आयन के कारण। इसके अलावा देखो विद्युत अपघट्य विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, वो आयनों की संख्या, अणुसंख्य गुणधर्मों की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रासरण दाब हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, और वाष्प दाब में भी अवनमन। ये देखो विलयन के 4 अणुसंख्य गुणधर्मों की बात करते हैं अपन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इसके अलावा अपन बोलते हैं प्रासरण दाब, और आपके पास में वाष्प घनत्व में या अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। ये अणुसंख्य गुणधर्म भी आपके पास में किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आयनों की संख्या पर। अब इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक की बात करें अपन। ये आपके पास में दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक, दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अपन अगर वियोजन स्थिरांक की बात करते हैं आपके पास में, तो देखो ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसे अपन ने बात की आपके पास में दुर्बल विद्युत अपघट्य ए बी, ये एक्वस में यानी विलयन अवस्था के अंदर ये वियोजित होकर आपके पास में कौन सा आइन देगा, आपके पास में A+ आइन देगा, और आपके पास में कौन सा आइन देगा, B- आइन। तो अगर देखो मैं वियोजन स्थिरांक लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा कि आयनों की सांद्रताओं को, यानी आयन आपके पास में उत्पाद में कौन है, आयन, तो ऊपर तो लिखूंगा उत्पादों की सांद्रता, नीचे किसके लिखूंगा मैं, क्रियाकारकों की। तो उत्पाद में तो आपके पास में A+ आइन है, तो A+ आइन आपके पास में की सांद्रता, और आपके पास में B- आइन की सांद्रता, और नीचे आपके पास में किसकी, AB की। अब यहाँ पे अपन ये बोलते हैं, देखो अगर प्रारंभ में अपन इसको यूं माने, देखो ये आपके पास में AB है, ये एक्वस में, ये वियोजित होकर आपके पास में कौन सा आइन दे रहा है, A+ आइन और B- आइन। अगर मैं प्रारंभ में मोल मानूं, प्रारंभ में मोल, तो प्रारंभ में मोल मानता हूं तो ए के मैंने कितने मोल माने, 1। तो अभी वियोजन हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब A आइन और B आइन के तो कितने मोल बनेंगे, 0। अगर अपन साम्य पर मोल की बात करें, किस पर है, साम्य पर मोल, तो साम्य पर मोल की बात करो, अगर वियोजन की मात्रा में अल्फा मानता हूं तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा। या ए आइन आपके पास में कितने हो जाएंगे, अल्फा, और बी आइन भी आपके पास में, बी नेगेटिव आइन भी कितना बनेगा आपके पास में, अल्फा। और यदि मैं साम्य पर सांद्रता की बात करूं, मैं साम्य पर सांद्रता, साम्य पर है सांद्रता, तो सांद्रता की बात करें तो मैं अपन यहां से, या तो मैं मोल है, मोल में किसका भाग दे दूं मैं, आयतन का, तो मोल प्रति लीटर को अपन क्या बोलते हैं, सांद्रता। या अपन, आपको पता है कि ये आपके पास में यानी सांद्रता होती है, C बराबर क्या होता है आपके पास में, 1/V होता है, यानी आयतनुता का व्युत्क्रमी क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो यहाँ पे अपन यूं भी लिख सकते हैं 1 - अल्फा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा C, ये भी आपके पास में अल्फा C, ये भी आपके पास में अल्फा C। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके पास में A+ आइन की साम्य पर सांद्रता कितनी हुई आपके पास में, अल्फा C, और B नेगेटिव आइन की भी आपके पास में सांद्रता कितनी है, अल्फा C। जबकि ए बी की आपके पास में साम्य पर सांद्रता कितनी है, 1 - अल्फा C है ये अपन ने। इसके अलावा देखो अपन ये बात करते हैं, तो अगर इसको अपन बात करते हैं तो देखो C से C कैंसिल हो जाएगा, K बराबर आपके पास में अल्फा स्क्वायर C बटा आपके पास में 1 - अल्फा।
अब दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए बात करते हैं तो अपन इसकी जो वियोजन की मात्रा होती है, आप अल्फा का जो मान होता है वो अपन बोलते हैं 5 से केवल कितना परसेंट होता है, 10%। तो जो वियोजन की मात्रा आपके पास में दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान वो बहुत लेस देन है किससे, 1 से। तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा को अपन लगभग कितना मान सकते हैं, आपके पास में 1 मान सकते हैं। 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं, 1। तो 1 मानूंगा तो बताओ वियोजन स्थिरांक के बराबर आपके पास में अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ज्ञात करना चाहूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, के बटा सी हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे अपन बात करें तो अगर अल्फा अपन ज्ञात करना चाहे तो के बटा सी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब वियोजन की जो मात्रा आपके पास में अल्फा है ये सांद्रता के वर्गमूल के तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और सांद्रता, और आपको पता है कि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी तनुता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आपके पास में सांद्रता कहलाता है। तो जब सांद्रता वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब तनुता के वर्गमूल के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो सांद्रता बढ़ने पर तो वियोजन की मात्रा क्या होती है, घटती है। और तनुता यानी आयतन बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। और यही आपके पास में किसका नियम कहलाता है, ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता, ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम कहलाता, ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम। तो सिंपल सी बात याद रखनी, एक ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम क्या कहता है कि भाई दुर्बल विद्युत नियम, ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम क्या कहता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अगर अपन बोलते हैं तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और अपन बोलते हैं सांद्रता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होती है, घटती है। अगर मैं मान लो तनुता इतनी बढ़ा दूं कि सांद्रता कितनी हो जाए, 0 हो जाए, यानी सांद्रता 0 कर दे, इसका मतलब अनंत तनुता पर, किसकी बात करें अपन, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य भी 100% क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। ये बात कौन कहता है, ओस्टवाल्ड। तो इसको ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम कहते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा तनुता बढ़ने पर क्या होगी, आपके पास में बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ने पर घटती है। इसके अलावा देखो वियोजन की मात्रा होती है वो टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। यानी अपन बोलते हैं अगर टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा भी आपके पास में क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा वियोजन की मात्रा विलायक की भी प्रकृति पर निर्भर करती है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद में देखो बच्चों अपन बात करते हैं अम्ल क्षार अवधारणा। देखो ये तो शुरू का अपन जो स्टार्ट करते हैं आयनिक साम्य वाला जेट में, देखो यहां से तो आपको जो याद करना है, एक तो अम्ल और क्षार की जो टेबल बनवाई है ये याद रखना है, एक ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम याद रखना केवल आपको कि भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल की क्या होती है, समानुपाती। तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अब मेन जो अपन पार्ट की बात करते हैं ये पार्ट यहां से स्टार्ट होता है आपके पास में अम्ल और क्षार की किसकी अवधारणा से। ये सबसे इंपॉर्टेंट और यहां से हर साल क्वेश्चन आता है जेट में। देखो सबसे पहले तो अपन नॉर्मली अम्ल और क्षार की डेफिनेशन देते हैं। तो अम्ल के लिए तो अपन बोलते थे स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। और लिटमस पत्थर पर कैसा प्रभाव डालते हैं, ये नीले लिटमस पत्थर को किस में चेंज करते हैं, लाल लिटमस पत्थर में चेंज कर देते हैं। जबकि जो क्षार होते हैं वो क्षार स्वाद में तो क्या होते हैं, कड़वे। और ये लाल लिटमस पत्थर को किस में चेंज करते हैं, नीले में परिवर्तित करते हैं। अब अम्ल और क्षार को डिफाइन करने के लिए तीन वैज्ञानिकों की अपन अभिधारणाएं अवधारणाएं पढ़ते हैं। एक आर्नियस की पढ़ेंगे, एक ब्रांस्टैंड एंड लोरी की पढ़ेंगे, और एक अपन किसकी पढ़ेंगे, लुईस की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्नियस की अवधारणा के। तो देखो आर्नियस की अवधारणा सिंपल सी अम्ल की डेफिनेशन यूं देता है आर्नियस अवधारणा के अनुसार कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे ये HCl है, ये HCl आपके पास में एक्वस के अंदर अगर मान लो जलीय विलयन के अंदर ये वियोजित तो अगर आपके पास में कौन सा आयन देगा, H+ आयन और क्लोराइड। तो ये आर्नियस के अनुसार क्या हो गया, आपके पास में अम्ल हो गया। इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं, ये देखो HCl है, इस HCl को अगर अपन जल के अंदर घोलते हैं जैसे आपके पास में H2, तो ये H+ आयन देगा और ये आपके पास में H3O+, और ये आपके पास में क्या देगा, Cl-। ये हाइड्रोनियम आयन होता है। वैसे जो H+ आयन होता है ना वो जल के रूप में, जल में किस रूप में पाया जाता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, ये भी याद रखना कौन से रूप में पाया जाता है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन के रूप में, हाइड्रोनियम आयन। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपके पास में HF हो गया, आपके पास में HI हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो जलीय विलयन में क्या देंगे, H+ आयन देंगे। क्षार की डेफिनेशन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। जैसे NaOH है, ये एक्वस में आपके पास में, यानी अगर विलयन जलीय विलयन में अगर इसको बोलते तो वियोजित होकर आपके पास में Na+ आयन देगा, और कौन सा आयन देगा, OH- आयन देगा। एक ये भी याद रखनी है, जल में OH- आयन H3O- के रूप में भी उपस्थित होता है।
जबकि जल में H+ आयन किसके रूप में होता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। याद रखना, जल में H+ आयन किसके रूप में उपस्थित होता है? हाइड्रोनियम आयन के रूप में। और जल में OH नेगेटिव आयन है ना, ये OH नेगेटिव आयन ये किसके रूप में होता है? H3O2 माइनस के रूप में उपस्थित होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में अपन देखो बात करें, जैसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरएनएस क्षार नहीं है? अब ये बताओ, ये आपके पास में एक्वस में वियोजित होकर, अगर एक्वस में यानी विलियन के अंदर यानी जलीय विलियन में ये वियोजित होकर आपके पास में कैल्शियम 2+ आयन देगा, और 2 क्या देगा आपके पास में? हाइड्रोक्साइड है। OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ये भी OH नेगेटिव आयन देगा, ये भी OH नेगेटिव आयन देगा। लेकिन अपन अमोनिया की बात करें, ये आपके पास में अगर जलीय विलियन की बात करें तो ये OH नेगेटिव आयन देगा क्या? जलीय विलियन में नहीं। तो इसका मतलब आरएनएस के अनुसार अमोनिया क्या नहीं है आपके पास में? क्षार है, नहीं है। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तीनों के आपके पास में क्षार है। किसके अनुसार? आरएनएस के अनुसार। यही क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे निम्न में से कौन सा आरएनएस अम्ल नहीं है? तो ये देखो, ये एक्वस में यानी विलियन अवस्था में यानी जलीय विलियन के अंदर वियोजित होकर आपके पास में H+ आयन और क्या देगा? Cn नेगेटिव साइनाइड आयन देगा। ये आपके पास में एसीटेट आयन और H+ आयन देगा। ये आपके पास में क्या देगा? जलीय विलियन में ये क्या देगा आपके पास में? H+ आयन और क्या देगा आपके पास में? नाइट्रेट आयन देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास में इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये बताओ जलीय विलियन में H+ आयन दे सकता है क्या? नहीं। वैसे तो ये अम्ल है अपन, लेकिन ये अम्ल है, ये तो अपन करेंगे किसके अनुसार? लुईस के अनुसार अपन इसको डिफाइन करेंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्ल है। लेकिन यहाँ पे आरएनएस के अनुसार बताओ कौन सा अम्ल नहीं है आपके पास में? कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल है, नहीं है, क्योंकि ये जलीय विलियन में क्या नहीं दे सकता आपके पास में? H+ आयन है, नहीं दे सकता। तो आरएनएस सिद्धांत बहुत सिंपल से अम्ल और क्षार की डिफाइन करता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलियन में H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जलीय विलियन में OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। लेकिन आरएनएस के इस सिद्धांत के साथ में केवल इतने डिसएडवांटेज है, ये केवल उन्हीं अम्ल और क्षारों की व्याख्या कर सकता है जो जलीय विलियन में H+ आयन और OH नेगेटिव आयन दे सके। इसके अलावा अन्य अम्ल और क्षारों की क्या नहीं कर सकता? ये व्याख्या नहीं कर सकता। तो इसके बाद में अपन दूसरी अभिधारणा पढ़ते हैं, किसकी? ब्रांस्टैंड एंड लोरी की अवधारणा। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ब्रांस्टैंड एंड लोरी की अवधारणा। ब्रांस्टैंड एंड लोरी ने अम्ल और क्षार को डिफाइन करने के लिए, देखो अम्ल को तो क्या बोला? प्रोटोन दाता। प्रोटोन का मतलब H+ आयन है यहाँ पे, तो प्रोटोन का मतलब H+ आयन। जो H+ आयन देगा वो तो क्या कहलाएगा आपके पास में? अम्ल कहलाएगा। और क्षार का मतलब हो गया प्रोटोन ग्राही, यानी H+ आयन जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा आपके पास में? क्षार कहलाएगा। आप अभिक्रिया देखो, एक ये अभिक्रिया दे रखी है आपके पास में HCl, और ये आपके पास में अमोनिया है। आप अभिक्रिया को आगे की ओर देखते हो तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, इसने H+ आयन दिया तो ये तो किस में चला गया? क्लोराइड आयन में। और अमोनिया ने एक H+ आयन ग्रहण किया तो ये अमोनियम आयन में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये तो अम्ल है, ये प्रोटोन दे रहा है, ये आपके पास में H+ दाता, ये तो क्या है? H+ है दाता, तो ये तो अम्ल कहलाएगा। और ये अमोनिया H+ आयन ग्रहण कर रहा है, ये H+ आयन ग्राही है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में? क्षार कहलाएगा। अम्ल के द्वारा एक H+ आयन त्यागने के बाद में ये किस में बदल जाता है? संयुग्मी क्षार में। और क्षार के द्वारा एक H+ आयन ग्रहण करने के बाद में वो किस में बदल जाता है? संयुग्मी अम्ल में। किस में बदल जाता है? संयुग्मी अम्ल में। तो देखो, अम्ल का तो होता है संयुग्मी क्षार, और क्षार का होता है संयुग्मी अम्ल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक बात ये याद रखनी है भाई, संयुग्मी अगर मैं बात करूं संयुग्मी अम्ल की, तो संयुग्मी अम्ल किसका होता है? हमेशा क्षार का होता है। किसका होता है? क्षार का, यानी क्षार यानी बेस का होता है, यानी में बी। तो अगर संयुग्मी अम्ल पता करना हो तो जो आपको पास में क्षार दे रखा है उसमें क्या करना? आपको एक H+ आयन है जोड़ना है। और संयुग्मी क्षार किसका होता है? संयुग्मी क्षार, तो संयुग्मी क्षार किसका होता है? अम्ल का। यानी अम्ल में से अगर अपन एक H+ आयन को बाहर निकाल देंगे तो वो किस में बदल जाएगा आपके पास में? संयुग्मी क्षार में। तो संयुग्मी क्षार किसका होता है? अम्ल का होता है। और अम्ल को अगर संयुग्मी क्षार में बदलना है, यानी अम्ल का मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? एसिड। इसमें से आपको क्या करना है? एक H+ आयन को क्या करना है? बाहर निकालना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेट के अंदर। संयुग्मी अम्ल पूछता है और संयुग्मी क्षार पूछता है। अगर संयुग्मी अम्ल पूछा है तो संयुग्मी अम्ल किनके होते हैं? क्षार के। और संयुग्मी क्षार पूछा वो किसका होगा? अम्ल का होगा। तो संयुग्मी क्षार पता करने के लिए अम्ल में से एक H+ आयन को आपको क्या करना है? बाहर निकालना है। और यदि संयुग्मी आपको क्या पूछे? अम्ल पूछे, तो क्षार में आपको क्या करना है? एक H+ आयन है जोड़ना है। जैसे इसके अलावा देखो, ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने, ये भी जेट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं। दुर्बल क्षार का संयुग्मी अम्ल प्रबल होता है, और प्रबल क्षार का संयुग्मी अम्ल क्या होता है? दुर्बल होता है। इसी प्रकार दूसरे नोट की अपन बात करें, ये भी नोट आपको याद रखना है। दुर्बल अम्ल का, दुर्बल अम्ल का, दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार,
संयुग्मी क्षार प्रबल होता है, क्षार प्रबल होता है, प्रबल होता है। और इसी प्रकार अपन बोलेंगे कि प्रबल अम्ल का, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है, दुर्बल होता है। देखो, तो दो दो लाइन, दो स्टेटमेंट, अपन दो नोट की बात करें। दुर्बल क्षार का तो संयुग्मी अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा। और प्रबल क्षार का संयुग्मी अम्ल क्या होगा? दुर्बल। अम्ल का क्या होता है? संयुग्मी क्षार। तो प्रबल अम्ल का तो संयुग्मी क्षार क्या होगा आपके पास में? दुर्बल। और दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या होगा? प्रबल होगा। अगर अपन इनकी बात करते तो देखो, आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, मैं क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपके पास में, HSO4 माइनस का संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार है। मान लो यहाँ पे ऑप्शन में दिया मैंने आपके पास में सल्फेट है, SO4 2 माइनस। दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने आपके पास में S2। तीसरा ऑप्शन ये मान लो आपके पास में HSO। चौथा ऑप्शन आपने नो दी। क्या पूछा? HSO4 का संयुग्मी क्षार पूछा। अब संयुग्मी क्षार किनके होते हैं बताओ आप? अम्ल के। और संयुग्मी क्षार कब बनता? अम्ल में से आपको क्या निकालना? एक H प्लस आयन। तो इसका मतलब ये अम्ल दे रखा है, इस अम्ल का क्या पूछा आपको? संयुग्मी क्षार पूछा है। तो देखो, अभी अपन ने लिखा था संयुग्मी क्षार ज्ञात करने का मतलब होता है संयुग्मी क्षार। अपन क्या करते हैं? अम्ल में से अपन क्या कर देते हैं? एक H प्लस आयन को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो अम्ल तो दे रखा है आपके पास में। अम्ल क्या दे रखा है आपके पास में? हाइड्रोजन है, सल्फेट है। और इसमें से एक H प्लस आयन को बाहर निकाल दूंगा तो बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा? सल्फेट में चेंज हो जाएगा, SO4 2 माइनस में। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में? पहला ऑप्शन। इसी क्वेश्चन में अगर अपन पूछ ले तो इसका संयुग्मी अम्ल कौन है, तो संयुग्मी अम्ल किसका होता है आपके पास में? अगर अपन यही क्वेश्चन की बात करें, अपन इसमें मैं बोल देता HSO4 माइनस का संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मी अम्ल। तो संयुग्मी अम्ल पूछा है, तो संयुग्मी अम्ल क्या हो जाएगा आपके पास में? संयुग्मी अम्ल का मतलब आपके पास में किसका होता है? संयुग्मी अम्ल क्षार का। तो अपन क्षार में क्या कर देंगे? एक H प्लस आयन जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन जो सल्फेट आपके पास में है, इसमें एक H प्लस आयन जोड़ते, बताओ ये किस में चेंज हो जाएगा आपके पास में? H2SO4 में। तो हाइड्रोजन सल्फेट का संयुग्मी अम्ल तो आपके पास में कौन हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपके पास में हाइड्रोजन सल्फेट का आपके पास में संयुग्मी क्षार कौन हो गया आपके पास में? सल्फेट हो गया। कौन हो गया? सल्फेट हो गया। अब यहाँ पे इसके अलावा देखो, अपन ने बात की थी, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपके पास में। देखो, अगर अपन अम्लों की बात करें, जैसे एक आपको यूं भी थोड़ा सा याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H2PO4, H2PO4 माइनस किसका संयुग्मी, किसका संयुग्मी क्षार है? अब की बार संयुग्मी क्षार आपको खुद को दिया है, किसका संयुग्मी क्षार है? संयुग्मी क्षार किनके होते हैं? अम्ल के। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा? अम्ल पूछा। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा? अम्ल। तो अम्ल पूछा, इसका मतलब संयुग्मी क्षार तो दे ही रखा ना, तो वापिस इसमें क्या कर दूं? H प्लस आयन जोड़ दूं। यानी ये आपको पता, देखो संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार किसका होता है? अम्ल का। अम्ल में से अपन एक H प्लस आयन को बाहर निकाल देते हैं, तब आपके पास में अम्ल में से H प्लस आयन को बाहर निकालते किस में चेंज हो जाता है? संयुग्मी क्षार में। अब की बार पूछा है कि आपके पास में H2PO4 माइनस किसका संयुग्मी क्षार है, यानी आपको क्या पूछा? अम्ल पूछा है। तो अगर मैं अम्ल ज्ञात करना चाहूंगा तो वापिस इस संयुग्मी क्षार में, ये संयुग्मी क्षार तो दे ही रखा है, लेकिन कौन से अम्ल का है? तो वापिस संयुग्मी क्षार में मैं क्या कर दूंगा? आपके पास में H प्लस आयन है, जोड़ दूंगा H प्लस आयन को इधर, तो ये आपके पास में H प्लस आयन। तो संयुग्मी क्षार कितना दे रखा आपके पास में? क्या दे रखा? H2PO4 माइनस, और इसमें वापिस H प्लस आयन को जोड़ दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? H3PO4, फोस्फोरिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फोस्फोरिक अम्ल। तो दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो आपको कोई भी लिख के ये पूछ सकता है कि इसका संयुग्मी अम्ल या संयुग्मी क्षार क्या होगा, या पहले से आपको संयुग्मी क्षार या संयुग्मी अम्ल दे दे, तो संयुग्मी अम्ल दे देगा तो उसका तो क्या पूछेगा आपको? क्षार पूछेगा। और यदि संयुग्मी क्षार दे रखा तो उसका क्या पूछेगा? आपके पास में अम्ल पूछ सकता है। तो इसकी लैंग्वेज होगी, जैसे ये आपके पास में H2PO4 माइनस किसका संयुग्मी अम्ल, अगर मैं किसका न काट के अगर इसको तो का संयुग्मी अगर पूछता, संयुग्मी क्षार पूछता, तो मैं बताऊं इसमें से एक H प्लस आयन को और क्या करता? बाहर निकालता। तो ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संयुग्मी अम्ल देके आपको क्या पूछ सकता? क्षार पूछ सकता है। ये संयुग्मी क्षार देके क्या पूछ सकता? अम्ल।
ये अम्ल और क्षार देके आपको क्या पूछ सकता है, संयुग्मी अम्ल और क्या पूछ सकता है, क्षार पूछ सकता है, जो अपन इन क्वेश्चंस के अंदर देखें। फिर देखो अभी अपन ने बोला था भाई दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है और प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार क्या होता है, दुर्बल होता है। तो देखो अपन अम्ल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपके पास में HF है, ये आपके पास में HCl है, ये HBr है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये आपके पास में हाइड्रोजन है आयोडाइड। अगर ये अम्ल है आपके पास में, इनके अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो ये आपके पास में आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, यानी अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम है ये आपके पास में, अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम, अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता क्रम है। यानी सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है आपके पास में, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इनके संयुग्मी क्षार की बात करूं, अगर इनका संयुग्मी क्षार निकालना बनाना चाहूं तो बताओ, इसमें से H प्लस आयन को बाहर निकाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, F माइनस। यानी ये नीचे क्या आपके पास में इनके संयुग्मी क्षार है, क्या ये संयुग्मी क्षार। तो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो संयुग्मी क्षार क्या हो जाएगा आपके पास में, फ्लोराइड। HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास में हाइड्रोजन फ्लोराइड का संयुग्मी क्षार फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड का आपके पास में क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड का कौन है, आयोडाइड। ये सबसे प्रबल अम्ल था तो इसका ये संयुग्मी क्षार सबसे दुर्बल होगा, और ये सबसे दुर्बल अम्ल है तो इसका ये संयुग्मी क्षार सबसे प्रबल होगा। तो ये संयुग्मी क्षार की प्रबलता का कौन सा क्रम हो गया आपके पास में, घटता हुआ। ये आपके पास में प्रबल संयुग्मी क्षार होगा, क्या होगा, प्रबल संयुग्मी क्षार। जबकि आपके पास में आयोडाइड होगा, वो क्या होगा आपके पास में, दुर्बल संयुग्मी क्षार होगा, क्या होगा, दुर्बल संयुग्मी क्षार। ये देखो जेट, अभी अपन बात करें जेट की, बात करें अपन जेट 2016 की बात करते हैं तो देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये आपके पास में हाइपोक्लोरस है, ये आपके पास में क्लोरस है, ये आपके पास में क्लोरिक अम्ल है, और अपन बात करते हैं ये परक्लोरिक अम्ल है, परक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे अपन अगर इनकी अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अम्लीय सामर्थ्य की, तो आपको पता परक्लोरिक अम्ल सबसे अधिक अम्लीय होता है, इससे कम क्लोरिक होता है, इससे कम क्लोरस होता है, सबसे कम कौन सा होता है, हाइपोक्लोरस होता है। तो हाइपोक्लोरस का तो आपके पास में संयुग्मी क्षार होगा, वो कौन होगा आपके पास में, ClO माइनस होगा। इसका अगर संयुग्मी क्षार की बात करें तो कौन हो जाएगा आपके पास में, ClO2 माइनस हो जाएगा। इसका संयुग्मी क्षार H प्लस आयन को तो बाहर निकालना है संयुग्मी क्षार में बदलने के लिए, ये आपके पास में ClO3 माइनस हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा आपके पास में, ClO4 माइनस हो जाएगा। तो ये सबसे प्रबल अम्ल था, तो ये प्रबल अम्ल है आपके पास में, क्या ये प्रबल अम्ल। इस प्रबल अम्ल का ये संयुग्मी क्षार क्या होगा, दुर्बल होगा। और ये सबसे दुर्बल अम्ल था तो इसका ये संयुग्मी क्षार क्या होगा, प्रबल होगा। ये संयुग्मी क्षार प्रबल होगा, संयुग्मी क्षार, प्रबल संयुग्मी क्षार अपन क्या बोल सकते हैं, प्रबल संयुग्मी क्षार होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा आपको देखना है, दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है और प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है। अम्ल में से एक H प्लस आयन को बाहर निकलते ही वो किस में बदल जाता है, संयुग्मी क्षार में। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल, एक तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयोडाइड वाला, और ये आपके पास में क्लोरस, हाइपोक्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक वाला। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट लुईस अवधारणा की। एक देखो आपको थोड़ी सी बात और याद रखनी है यहां पे देखो अपन एक बोलते उभय प्रोटिक होते हैं। उभय प्रोटिक का मतलब ये हो गया बच्चों, जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं, प्रोटॉन ग्रहण कर भी सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनके संयुग्मी अम्ल भी होंगे और उनके संयुग्मी क्षार भी होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास में अमोनिया है NH3, ये उभय प्रोटिक है आपके पास में। ये एक H प्लस है ना, अगर देखो यहाँ पे ये एक H प्लस प्रोटोन ग्रहण करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपके पास में, NH4 प्लस में। और ये अगर आपके पास में प्रोटॉन अगर ये दे देगा, यानी माइनस एक H प्लस आइन दे देगा, तो ये आपके पास में किस में चेंज हो जाएगा, NH2 माइनस में। तो इसका मतलब अमोनिया है, ये आपके पास में उभय प्रोटिक है। ये क्या आपके पास में उभय प्रोटिक, यानी ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण कर भी सकता है। तो ऐसे उभय प्रोटिक होते हैं। जैसे आपके पास में हाइड्रोजन सल्फेट है HSO4 माइनस, ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण कर भी सकता है। बाइकार्बोनेट हो गया जैसे आपके पास में HCO3 माइनस, ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण कर भी सकता है। लेकिन यही अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं CO3 2 माइनस, तो बताओ ये प्रोटॉन दे सकता है क्या, नहीं। ये केवल क्या है आपके पास में, प्रोटॉन ग्राही है, केवल H प्लस आइन को केवल क्या कर सकता है, अगर अपन बात करिए H प्लस आइन केवल ग्रहण कर सकता है। और H प्लस आइन ग्रहण करेगा तो ये किस में बदल जाएगा, बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा। तो ये केवल प्रोटॉन ग्राही है। जबकि जो प्रोटॉन दे भी सके प्रोटॉन ले भी सके, वो क्या कहलाते हैं, उभय प्रोटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभय प्रोटिक कहलाते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, लुईस अवधारणा की।
देखो लुईस अवधारणा की बात करें तो अपन बोलते हैं लुईस ने अमल तो किसको बताया कि वे पदार्थ जो लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है आपके पास में, अम्ल कहलाता है। तो अम्ल की सिंपल सी डेफिनेशन किसके अनुसार, लुईस के अनुसार, कि वे पदार्थ जो लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल के एग्जाम्पल याद रखने आपको, देखो एक तो अष्टक न्यून यौगिक हो गए। अष्टक न्यून यौगिकों में आपको पता केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते बंद बनाने के बाद में भी, तो ये अष्टक नियम के अपवाद होते हैं। तो बोरोन फैमिली के अपन बोलते हैं हेलाइड हो गया आपके पास में, हाइड्राइड हो गया, ये आपके पास में बेरिलियम और लिथियम, ये सारे अष्टक न्यून यौगिक है। तो बताओ अष्टक न्यून यौगिक किसमें होंगे, लुईस अम्ल होंगे, क्योंकि ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा सभी धन आवेशित स्पीसीज यानी जिनके ऊपर चार्ज प्लस का हो, जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये आपके पास में Cl प्लस है, NH4 प्लस हो गया आपके पास में, 2 बार आ गया एग्जाम्पल, कोई बात नहीं है। NO2 हो गया आपके पास में, NO हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा एल्यूमिनियम 3+, जितने भी धन आवेशित स्पीसीज है सारी की सारी किस में मानी जाएगी आपके पास में। लेकिन एक अपवाद है, इसका याद रखना, अपवाद, ये अपवाद आप याद रखोगे किसको, H3O+ को। ये धन आवेशित स्पीसीज होते हुए भी ये क्या आपके पास में लुईस हार है, ये क्या आपके पास में लुईस है हार। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि अभी ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर और है। इसके अलावा आपको याद रखने उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास में क्या हो, रिक्त डी कक्षक उपस्थित, तो वो भी किसमें शामिल होते हैं आपके पास में, लुईस अम्ल में। तो देखो सिलिकन की बात करते हैं अपन, सिलिकन, सिलिकन कौन सा आवर्त का आपके पास में, कार्बन, कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकन। तो सिलिकन आपके पास में कौन से आवर्त का, तीसरे का। जब तीसरे आवर्त का है और अपन बोलते हैं आवर्तों की संख्या को कौन डिनोट करता है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मतलब तीसरे कोष में रिक्त डी उपकोष हो सकता है। तो इसका मतलब ये आपके पास में किस में शामिल होगा, आपके पास में इसके पास में रिक्त डी कक्षक है, इसके पास भी रिक्त डी कक्षक है, इसके पास भी रिक्त डी कक्षक है, इसके पास भी रिक्त डी कक्षक है। तो अपन बोलते हैं उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं वो भी किसमें शामिल होते हैं, लुईस अम्ल में। इसके अलावा बहु आबंध वाले अणु जैसे आपके पास में सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO, ये सारे के सारे भी आपके पास में किसमें, लुईस अम्ल है। क्या ये सारे के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, ये भी क्या है आपके पास में, लुईस अम्ल है। इसके अलावा संक्रमण धातु व इनके आयन व इनके यौगिक हो गए, जैसे ये संक्रमण धातु आयन हो गए, इनके यौगिकों की बात करूं तो जैसे मैंने लिखा फेरिक क्लोराइड आपके पास में, ये जिंक क्लोराइड है, ये तो इनके जितने भी यौगिक होते हैं संक्रमण धातु के आयन हो गए या संक्रमण धातु हो गए, इनके यौगिक हो गए, वो भी सारे के सारे, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, लुईस अम्ल। तो ये लुईस अम्ल, तो क्वेश्चन जो आपको देगा वो ये देगा निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है या नहीं है। तो आपको याद रखना लुईस अम्लों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अपन किन किन को क्लासिफिकेशन किया लुईस अम्ल में। लुईस हार की बात करते हैं, वे पदार्थ जो लोन पेयर देते हैं, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, क्या कहलाएंगे, लुईस हार कहलाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल हो गए, देखो सभी ऋणावेशित स्पीसीज, भाई जितने भी ऋणावेशित स्पीसीज होगी उनके पास में लोन पेयर तो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो लोन पेयर देने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो जैसे क्लोराइड हो गया आपके पास में, हाइड्राइड हो गया आपके पास में, CH3- हो गया आपके पास में, सल्फेट हो गया आपके पास में, साइनाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके अलावा अपन बात करें जैसे नाइट्रेट हो गया आपके पास में, नाइट्राइट हो गया। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, यानी सभी ऋणावेशित स्पीसीज किसमें काउंट करनी है आपको, लुईस हार में। फिर इसके बाद में याद रखने उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास में लोन पेयर उपस्थित हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, रिक्त डी कक्षक नहीं होना चाहिए, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होना चाहिए। अगर अपन रिक्त डी कक्षक उपस्थित है तो वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेगा। और अभी अपन ने बोला था कि उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, अपन ने किस में शामिल किया था, लुईस अम्ल में किया था। तो रिक्त डी कक्षक क्या हो, अनुपस्थित हो। जैसे आपके पास में H2 हो गया, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, बंद बनाने में केवल कितने भाग ले रहे हैं, 2, तो 2 लोन पेयर है। अमोनिया हो गया आपके पास में, NCl3 हो गया, ईथर हो गया केंद्रीय परमाणु, एल्कोहल हो गया, प्राथमिक एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन हो गया। ये देखो द्वितीयक एमीन की बात करें, ये नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। तृतीयक एमीन हो गया आपके पास में, कौन हो गया, तृतीयक एमीन। ये तृतीयक एमीन में भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। पिरीडीन हो गया आपके पास में, C5H5, और ये आपके पास में पिरीडीन, क्या ये पिरीडीन है, पिरीडीन। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि उदासीन अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं आपके पास में, लुईस हार होते हैं। जी यहाँ पे देखो कुछ केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता था, लोन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने का गुण भी घटता था, अर्थ क्षारीय सामर्थ्य भी क्या होता है, घटता है, लेकिन अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली में अपन बात करें, देखो नाइट्रोजन के ऊपर आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बंद बनाने में कितने भाग ले रहे, 3।
ये आपके पास में फोस्फिन है, ये अमोनिया, ये फोस्फिन, ये आर्सिन, ये स्टेमिन, और इसको क्या बोलते हैं अपन, बिस्तेमिन, BIA, बिस्मित है। ये देखो सबके पास में लोन पेयर है, लेकिन केंद्रीय परमाणु का अपन को पता, नाइट्रोजन को अगर नाइट्रोजन फैमिली में अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो अपन बोलेंगे आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, घटेगी। तो अपन बोलेंगे सबसे प्रबल क्षार कौन होगा आपके पास में, अमोनिया होगा, और सबसे दुर्बल कौन होगा आपके पास में, बिस्तेमीन होगा। इस अब देखो अपन अम्लीय सामर्थ्य की बात करते हैं, तो अपन बोलते हैं अम्लीय सामर्थ्य होता है वो बंद लंबाई के, तो क्या होता है आपके पास में समानुपाती, और बंद वियोजन एंथैल्पी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अपन HI में बात करते हैं, तो अपन बोलते हैं HI में यहाँ पे अपन बोलते हैं कि बंद लंबाई का मान ज्यादा है, इसका मतलब इस बॉन्ड की, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो बंद है, इसकी बंद वियोजन एंथैल्पी क्या है, कम है। तो ये आसानी से वियोजित होकर आपके पास में H+ साइन दे देगा। जबकि यहाँ पे अपन बोलते हैं फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण यहाँ पे अपन बोलते हैं बंद वियोजन एंथैल्पी का मान क्या है, ज्यादा। तो अपन बोलते हैं HI सबसे आपके पास में, यानी ये अधिक अम्लीय होगा, और HF आपके पास में कम अम्लीय होगा, यानी ये दुर्बल अम्ल है। बाकी अपन सब जो टेबल की अब अपन बात कर रहे थे, उसमें भी अपन HCl, HBr और HI को किस में रखा था, प्रबल अम्ल में। तो HI आपके पास में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और ये आपके पास में वीक एसिड है। इसके बाद में नीचे वाले में वही बात है, देखो तो सिंपल सी बात है, यानी EH आपके पास में, EH अगर अपन बोलते हैं बंद लंबाई का मान बढ़ता है, तो अपन बोलेंगे बंद वियोजन एंथैल्पी घटेगी, और बंद वियोजन एंथैल्पी घटेगी तो अपन बोलेंगे आपके पास में अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपके पास में ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड है, इनमें भी अपन बोलेंगे अप टू डाउन जाने पर आपको पता है कि EH बंद वियोजन लंबाई का मान आपके पास में, इस बंद लंबाई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी बंद वियोजन एंथैल्पी घटेगी, तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये अम्लीय प्रबलता का कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अम्ल का वियोजन स्थिरांक। अब अम्ल के भी वियोजन स्थिरांक की अपन बात करें, तो जैसे एक अम्ल है अपने पास में, यहाँ पे अपन ने लिखा ये H, एक कोई एसिड है, एक्वस के अंदर यानी जलीय विलयन के अंदर ये वियोजित होकर आपके पास में कौन सा आइन देगा, H+ आइन देगा, और आपके पास में क्या देगा, A- आइन देगा। वही अगर प्रारंभ में अपन मोल माने इसके, देखो प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल, तो प्रारंभ में अपन अम्ल के कितने मोल लिए अपन ने, एक। तो आपके पास में जब वियोजन ही नहीं हुआ, तो H+ आइन और A- आइन के तो आपके मोल कितने होंगे प्रारंभ में, 0। अपन यहाँ पे बात करते हैं साम्य पर मोल, किस पर है, साम्य पर मोल। अगर साम्य पर मोल की बात करें अपन है, तो वियोजन की मात्रा अपन अल्फा मानते हैं, तो ये 1 - अल्फा होगा। H+ आयन की सांद्रता, साम्य पर सांद्रता की बात नहीं, मोल की बात करें, कितने होंगे अल्फा, और A- आयन के भी मोल कितने होंगे आपके पास में, अल्फा। अब साम्य पर अगर मैं सांद्रता की बात करूं, साम्य पर सांद्रता, साम्य पर है सांद्रता, साम्य पर सांद्रता की बात करें तो क्या हो जाएंगे, 1 - अल्फा, और अपोन, या तो अपन में मोल प्रति लीटर होता तो आयतन का भाग दे दूर, आयतन आपको पता है कि सांद्रता का क्या होता है, व्युत्क्रम, तो मैं सीधा यहाँ पे सांद्रता से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, अल्फा सी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा सी। तो अगर मैं वियोजन स्थिरांक अगर के ए लिखना चाहूंगा, तो के ए बराबर मैं क्या लिखूंगा, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद में कौन है आपके पास में, H+ आयन का सक्रिय द्रव्यमान, और अपन यहाँ पे बोलेंगे A- आयन का सक्रिय द्रव्यमान, बटा नीचे यहाँ पे अपन बोलेंगे किसका, आपके पास में Ha अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान, या इसकी सांद्रता। तो के ए बराबर देखो आपके पास में साम्य पर इसकी सांद्रता तो कितनी है आपके पास में, अल्फा सी, इसकी भी सांद्रता कितनी है, अल्फा सी, और HA की कितनी है आपके पास में, 1 - अल्फा, और ये आपके पास में सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आपके पास में अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक आएगा, के ए बराबर क्या आएगा आपके पास में, अल्फा स्क्वायर सी बटा आपके पास में 1 - अल्फा। अगर दुर्बल अम्ल के लिए बात करते हैं अपन, किसके लिए, दुर्बल अम्ल के लिए, तो दुर्बल अम्ल के लिए अपन बोलते हैं वियोजन की मात्रा उसकी बहुत कम होती है। दुर्बल अम्ल या दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अपन बोलते हैं 5 से 10% होती है। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं जो वियोजन की मात्रा अल्फा है ना, ये वेरी वेरी लेस देन है किससे, एक से। तो अपन 1 - अल्फा को कितना मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं, एक। तो दुर्बल अम्ल के लिए जो वियोजन स्थिरांक का मान हो जाएगा वो के ए बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर सी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अल्फा का मान ज्ञात करना चाहूंगा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, के ए बटा आपके पास में सी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यानी वियोजन की मात्रा है ना, वो सांद्रता के वर्गमूल की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती, यानी सांद्रता बढ़ाने पर अपन बोलेंगे अम्ल के वियोजन की मात्रा क्या होगी, घटेगी। और जब सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती है, तो वियोजन की मात्रा के अपन समानुपाती क्या कर सकते हैं, तनुता को, तनुता का वर्गमूल क्या हो जाएगा, समानुपाती, जिसको अपन ओस्टवाल्ड की तनुता के नियम में पढ़ाई था। तो यहाँ पे एक तो देखो ये याद रखना, इसके अलावा आपको देखो H+ आयन की जो सांद्रता है, वो H+ आयन की सांद्रता
अगर अपन बात करें कि आपके पास में साम्य पर जो सांद्रता वो कितनी थी, आपके पास में H प्लस आयन की सांद्रता अल्फा सी थी। अगर अल्फा की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे कितनी आई, अल्फा की वैल्यू के ए बटा सी का क्या आपके पास में अंडर रूट। अगर मैं यहाँ पे ये रखता हूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास में, अल्फा की वैल्यू के ए बटा सी का क्या हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट इंटू सी। सी को अंदर ले जाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब H प्लस आयन की सांद्रता अपन कितनी लिख सकते हैं आपके पास में, के ए इंटू सी का क्या हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको H प्लस है। ऐसे ही आपके पास में ए नेगेटिव आयन की भी सांद्रता यही हो जाएगी। अगर ए नेगेटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, अल्फा सी, या मैं यहाँ पे बोलूँ ए नेगेटिव आयन की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, के ए इंटू सी का क्या हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि इसका मतलब आपके पास में जो वियोजन की मात्रा है, यह वियोजन स्थिरांक है, ये वियोजन स्थिरांक आपके पास में वियोजन की मात्रा के क्या है, समानुपाती। तो अपन यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि जो अम्ल आपके पास में यानी के, अगर अल्फा का मान अगर आपके पास में बढ़ेगा तो वियोजन स्थिरांक का मान भी आपके पास में क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि अब वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो वियोजन स्थिरांक भी बढ़ेगा। तो अपन बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य भी आपके पास में क्या होगा, बढ़ेगा। अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगा, बढ़ेगा। अम्लीय सामर्थ्य भी यानी अम्लीय स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा आपको एक बात और यहाँ पे थोड़ी सी याद रखनी है। देखो ये माइनस लोग के ए होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रो के ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी आपके पास में अम्ल के वियोजन स्थिरांक का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है आपके पास में, रो के ए कहलाता है। क्या कहलाता है, रो के ए। और अपन बोलते हैं रो के ए और आपके पास में अम्ल के वियोजन स्थिरांक एक दूसरे के क्या होते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो रो के ए का मान बढ़ेगा तो अपन बोलेंगे आपके पास में अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। तो ये अम्ल के वियोजन स्थिरांक के लिए। बाकी देखो जेट में इतना यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपन ने क्वेश्चन दिया है एक 0.00 एम एसिटिक अम्ल के विलयन में एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा कितनी है, 20% है। तो आपको क्वेश्चन पूछा अम्ल का वियोजन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो अम्ल के वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए अभी तो अपने फॉर्मूला लिखा के ए बराबर आपके पास में फॉर्मूला क्या था, अल्फा स्क्वायर सी। तो देखो सांद्रता तो आपके पास में दे ही रखी है, कितनी दे रखी है आपके पास में, मोलरता में 0.001 ये आपके पास में मोलरता में, यानी अपन लिख सकते हैं इसको 10 की पावर आपके पास में -3 मोलरता में। अल्फा का मान आपके पास में वियोजन की मात्रा 20% दे रखी है, प्रतिशत को उठाने के लिए बटा 100। तो आपके पास में अल्फा का मान कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। तो वियोजन स्थिरांक का मान, अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करना चाहिए तो के ए बराबर अल्फा का मान आपके पास में 0.2 का क्या हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर हो जाएगा, और सी का मान आपको पता है 10 की पावर -3। तो आपके पास में के ए अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान कितना जाएगा, ये आपके पास में 0.04 और इंटू 10 की पावर -3, ये क्या हो गया अम्ल के वियोजन स्थिरांक। इसी प्रकार फिर क्वेश्चन पूछा या तो H प्लस आइन या एसिटेट आइन, क्योंकि ये एसिटिक अम्ल वियोजित होकर आपके पास में 2 आइन देगा। ये एसिटिक अम्ल वियोजित होकर आपके पास में H प्लस आइन भी देगा और आपके पास में एसिटेट आइन भी देगा। कौन सा आइन देगा, एसिटेट आइन। तो आपको H प्लस आइन या एसिटेट आइन की आपको तो आपको पता साम्य पर इसकी सांद्रता क्या होती है, अल्फा सी। इसकी भी सांद्रता कितनी होती है, अल्फा सी होती है। तो इसका मतलब H प्लस आइन की सांद्रता पूछे आपको दूसरे क्वेश्चन में, ये आपके पास में एसिड दोनों की सांद्रता बराबर ही होगी, तो यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या होगी, अल्फा सी। अल्फा का मान आपको 20% दे रखा, प्रतिशत को उठाने के लिए बटा 100, ये आपके पास में सांद्रता आपको 10 की पावर -3 दे ही रखी है, किसमें, मोलरता में। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 0.2 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3, किसमें हो जाएगी, मोलरता, मोल प्रति लीटर। और यही सांद्रता किसकी होगी, यानी H प्लस आयन की सांद्रता होगी, वही सांद्रता किसकी होगी आपके पास में, एसिटिक आयन की सांद्रता, एसिटेट आयन की सांद्रता होगी। तो दोनों की सांद्रता, इसका मतलब एसिटेट आयन की सांद्रता भी आपके पास में कितनी आ जाएगी, एसिटेट आयन की सांद्रता भी आपके पास में 0.2 इंटू 10 की पावर -3, किसमें, मोलरता में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं अम्ल के। तो अम्ल के वियोजन स्थिरांक के लिए अगर अपन बात करें तो सिंपल से फॉर्मूले याद रखने, के बराबर आपके पास में क्या होता है, अल्फा स्क्वायर सी होता है। और H प्लस आयन की सांद्रता के लिए आपको याद रखना फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, अल्फा सी। ये अपन H प्लस आयन की सांद्रता की बात करते हैं तो आपके पास में क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी का क्या हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट। ये सीधे सीधे 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना रो के ए है ना, ये आपके पास में व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती किसके, के। और अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक होता है ये समानुपाती होता है किसके, अम्लीय सामर्थ्य के, किसके, अम्लीय स्ट्रेंथ के, अम्लीय सामर्थ्य के। तो इसका मतलब अगर रो के का मान अगर बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। जैसे ये अम्ल दे दिया मैंने, एक अम्ल आपके पास में ए, एक अम्ल बी और एक अम्ल सी है, मान लो ये क्वेश्चन है। इनके लिए रो के का मान दिया मैंने, जैसे इसके लिए मान दे दिया मैंने 10 की पावर -2 है, इसके लिए 10 की पावर -3 है और इसके लिए 10 की पावर -4 है। तो रो के का मान जितना कम होगा अपन बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, सी होगा, इससे दुर्बल बी होगा और सबसे दुर्बल कौन सा होगा, ए होगा।
फिर अपन बात करते हैं देखो अम्लों की क्षारकता के आधार पर वर्गीकरण, ये वियोजन स्थिरांक की मात्रा या संख्या के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखो अम्ल की क्षारकता क्या होती है, तो अम्ल की क्षारकता अपन क्या बोलते हैं कि एक अम्ल जलीय विलयन में जितने H प्लस आयन देता वो उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। एक अम्ल जलीय विलयन में जितने H प्लस आयन यानी जितने H प्लस आयन रिप्लेसमेंट कर सकता वो आपके पास में किसी दूसरे धन आयन के द्वारा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अम्ल की क्या बोलते हैं, क्षारकता बोलते हैं। तो अम्ल की क्षारकता की सिंपल सी डेफिनेशन है, एक अम्ल जलीय विलयन में जितने H प्लस आयन देगा वो उसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता। तो H प्लस आयन देने की संख्या के आधार पर अपन ने क्या बोलते हैं, यानी अम्ल की क्षारकता के आधार पर वर्गीकरण किया। तो अपन ने बोला एक क्षारकीय अम्ल, एक क्षारीय अम्ल का मतलब हो गया इनकी क्षारकता कितनी होगी आपके पास में, एक होगी, यानी जलीय विलयन में केवल कितना आयन देंगे, एक H प्लस आयन देंगे। तो एग्जाम्पल हो गया आपके पास में, जैसे आपके एसिटिक एसिड है, ये एक्वस में वियोजित होकर आपके पास में केवल कितना देगा, एक H प्लस आयन देगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें आपके पास में, जैसे HF हो गया आपके पास में, HCl हो गया, HBr हो गया HI हो गया, इन सब की क्षारकता कितनी है, एक है। इसके अलावा देखो अपन ने बात की नाइट्रिक अम्ल हो गया आपके पास में, नाइट्रस अम्ल हो गया, इनकी भी क्षारकता कितनी होगी आपके पास में, एक होगी। इसके अलावा और अपन बात करें जैसे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, इसकी भी क्षारकता कितनी होगी आपके पास में, एक होगी। लेकिन एक एग्जांपल देखो, ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की बात करते हैं अपन, H3PO2। अब यहाँ पे दिखने में तो आपके पास में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तीन, लेकिन अगर इसकी संरचना देखते हैं तो देखो ये P डबल बॉन्ड O और ये आपके पास में H, ये H और ये आपके पास में OH। तो अपन बोलते हैं यहाँ पे जो बंध में जो पोलरिटी है केवल ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध में, क्योंकि फोस्फोरस और हाइड्रोजन की तो विद्युत ऋणता में अंतर होता ही नहीं है। तो केवल ये आपके पास में यहाँ पे अपन बोलते हैं फोस्फोरस के जो ऑक्सो अम्ल होते हैं ना, उनकी क्षारकता निर्भर करती है कौन से बंध की संख्या पर, फोस्फोरस OH बंध की संख्या पर निर्भर करती है। तो फोस्फोरस OH बंध की संख्या कितनी है, एक, केवल यही आपके पास में ये नेगेटिव में ये H प्लस आइन, केवल ये H प्लस आइन ही देगा, तो इनकी क्षारकता कितनी होगी, केवल एक होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारकीय अम्ल का मतलब इनकी क्षारकता कितनी होगी आपके पास में, क्षारकता की बात करें तो इनकी क्षारकता कितनी होगी, दो होगी, यानी जलीय विलयन में कितने H प्लस आयन देंगे, दो। देखो फॉर एग्जांपल ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एक्वस के अंदर वियोजित होकर पहले H प्लस आयन देता, तो इसके लिए तो अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक होगा उसको अपन ने क्या बोल दिया, K1 बोल दिया। इसके बाद में फिर देखो ये आपके पास में HSO4 माइनस है, ये फिर वियोजित होकर आपके पास में एक्वस में है, और ये क्या देगा, H प्लस आयन, और आपके पास में क्या देगा, SO4 2 माइनस आयन। इसके लिए जो वियोजन स्थिरांक का मान होगा इसको क्या बोल दूंगा मैं, K2 बोल दूंगा। देखो बहुक्षार के अम्ल होते हैं उनके लिए अपन बोलते हैं हमेशा वियोजन स्थिरांक यानी Ka1 का मान ग्रेटर देन होता है किससे, K2 से, और K2 का मान ज्यादा होगा आपके पास में K3 से। और आपको पता है अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान जितना अधिक होता है अम्लीय सामर्थ्य उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि यहां पे अपन बोलते हैं कि जो पहले उदासीन में से H प्लस आयन निकालते हैं वो आसानी से निकलता है, इसका मतलब प्रथम वियोजन स्थिरांक का मान हमेशा द्वितीय वियोजन स्थिरांक से क्या होता है, ज्यादा होता है, और द्वितीय वियोजन स्थिरांक का मान हमेशा तृतीय वियोजन स्थिरांक से क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे अगर अम्ल की बात करें तो ये एस्ट्रोसोफोर अम्ल है और यहाँ पे ये अम्ल है, तो परबल अम्ल कौन सा हो जाएगा आपके पास में, एस्ट्रोसोफोर परबल अम्ल होगा, किससे आपके पास में हाइड्रोजन है सल्फेट से, क्योंकि प्रथम वियोजन, इसके लिए प्रथम वियोजन स्थिरांक है, इसके लिए द्वितीय वियोजन स्थिरांक है। तो इसमें से H प्लस आइन निकालना, ये आसानी से H प्लस आइन देता जबकि ये आसानी से H प्लस आइन है नहीं देता। इसके अलावा देखो द्विक्षारकीय के और एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, ये एग्जाम्पल तो देखो कौन कौन से होंगे आपके पास में, ऑक्जेलिक एसिड हो गया H2C2O4, ऑक्जेलिक अम्ल द्विक्षारकीय अम्ल है। इसके अलावा अपन बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड को भी अपन द्विक्षारकीय में मानते हैं। इसके अलावा देखो H3PO3 ये फॉस्फोरस एसिड है, इसकी भी क्षारकता कितनी होगी आपके पास में, दो ही होगी। अगर इसकी संरचना देखते हैं तो P डबल बॉन्ड O, ये आपके पास में H, ये आपके पास में OH और ये आपके पास में OH। तो फॉस्फोरस OH बंध की संख्या केवल कितनी है आपके पास में, दो, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, दो ही होगी। इसके अलावा अपन और एग्जाम्पल की बात करें देखो H4P2O5, इसकी भी क्षारकता कितनी होगी आपके पास में, ये भी कौन सा होगा, द्विक्षारकीय होगा, कौन सा होगा, द्विक्षारकीय। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए आपके पास में, द्विक्षारकीय हो गए। सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। इसके अलावा देखो और द्विक्षारकीय का अपन एग्जाम्पल देखना चाहिए तो द्विक्षारकीय के जितने भी सल्फर के ऑक्सो अम्ल है, जैसे अपन बात करते हैं H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल हो गया आपके पास में, H2S2O6 हो गया, H2S2O7 हो गया, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपके पास में, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, सब के आपके पास में क्षारकता कितनी होगी, दो, यानी ये आपके पास में जलीय विलयन में केवल कितने H प्लस आयन देंगे, दो देंगे।
इसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिक्षार के अम्ल, यानी इनकी क्षारकता कितनी होगी आपके पास में 3 होगी, यानी जलीय विलयन में कितने H प्लस आयन देंगे 3। देखो ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ, अभी आईसीआर में अपन बात करें, आईसीआर आपके पास में आईसीआर 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोरिक एसिड है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था त्रिक्षारकीय दुर्बल अम्ल, द्विक्षारकीय प्रबल अम्ल। तो ये त्रिक्षारकीय दुर्बल अम्ल होता है, क्या होता है त्रिक्षारकीय दुर्बल अम्ल है बोरिक एसिड। इसके अलावा त्रिक्षारकीय में और एग्जांपल की बात करें तो आपके पास में H3PO4 हो गया, फोस्फोरिक एसिड हो गया, क्या हो गया फोस्फोरिक एसिड भी क्या है आपके पास में त्रिक्षारकीय अम्ल है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिक्षारकीय में बोरिक एसिड हो गया आपके पास में, ये फोस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, ये भी किसमें आएगा आपके पास में त्रिक्षारकीय में आएगा, किसमें आएगा त्रिक्षारकीय में। अब अपन बात करते हैं चतुक्षारकीय या बहुक्षारकीय भी बोल सकते हैं, तो देखो H4P2 यानी हाइपोफोस्फोरस, और हाइपोफोस्फोरस हो गया, और आपके पास में पायरोफोस्फोरिक हो गया, हाइपोफोस्फोरिक और पायरोफोस्फोरिक, ये दो आपके पास में हो गए, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए आपके पास में चतुक्षारकीय के एग्जाम्पल हो गए। बहुक्षारकीय अम्ल के लिए प्रथम वियोजन स्थिरांक का मान हमेशा द्वितीय वियोजन स्थिरांक से ज्यादा होता है, द्वितीय का मान हमेशा तृतीय से, तृतीय का ज्यादा होगा किससे चतुर्थ से। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे वियोजन स्थिरांक, आपको पता है कि वियोजन स्थिरांक के ए के अपन समानुपाती क्या करते हैं, अपन अम्लीय सामर्थ्य करते हैं, क्या करते हैं अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य। अपन बोलते हैं कि अगर वियोजन स्थिरांक का मान बढ़ता है तो अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होता है बढ़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यूं देखो, ये जैसे आपके पास में फोस्फोरिक एसिड है, तो अगर फोस्फोरिक एसिड, अगर इस एग्जाम्पल को अपन समझना चाहिए तो इधर देखो, ये आपके पास में मैंने यूं लिखा, आपके पास में H3PO4 है, ये पहले वियोजित होकर आपके पास में एक्वस में आपके पास में क्या देगा H प्लस आइन, और आपके पास में क्या देगा H2PO4 माइनस। इसके लिए तो वियोजन स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा आपके पास में K1 हो जाएगा। फिर आपके पास में H2PO4 माइनस, ये फिर वियोजित होकर आपके पास में एक्वस में क्या देगा H प्लस आइन, और आपके पास में HPO4 2 माइनस, इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा आपके पास में K2 हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं ये आपके पास में HPO4 2 माइनस है, ये वियोजित होकर फिर एक्वस के अंदर, और आपके पास में H प्लस आइन, और आपके पास में क्या देगा PO4 3 माइनस, इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा K3 हो जाएगा। तो अपन अगर प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रथम वियोजन स्थिरांक कौन से अम्ल के लिए आपके पास में H3, तो ये सबसे प्रबल अम्ल होगा, इससे दुर्बल अम्ल होगा, और सबसे दुर्बल अम्ल होगा। तो ये देखो अम्लीय सामर्थ्य का ये, इसके लिए प्रथम वियोजन स्थिरांक, इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान K1 है, इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान K2, और इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान K3 है। तो ये अम्लीय सामर्थ्य का घटता क्रम है। तो इसका संयुग्मी क्षार देखेंगे तो ये इसका संयुग्मी क्षार है, ये क्या आपके पास में संयुग्मी क्षार, क्या ये संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार किसका, ये आपके पास में फोस्फोरिक अम्ल का, ये इसका संयुग्मी क्षार होगा, और ये आपके पास में इसका संयुग्मी क्षार होगा। तो ये सबसे दुर्बल अम्ल है तो इसका ये संयुग्मी क्षार सबसे प्रबल होगा, और ये सबसे प्रबल अम्ल था तो इसका ये संयुग्मी क्षार सबसे दुर्बल होगा। तो ये संयुग्मी क्षार की प्रबलता का भी कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। अब अपन बात करते हैं देखो क्षार की अम्लता, क्षार का वियोजन स्थिरांक की भी बात करें, अगर अपन यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना चाहे, क्षार का वियोजन स्थिरांक, जो क्षार का वियोजन स्थिरांक होगा इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, क्षार के वियोजन स्थिरांक को अपन Kb से, किससे डिनोट करेंगे Kb से। कोई फॉर्मूला याद रखना आपको सीधा, Kb बराबर आपको याद रखना क्या होगा अल्फा स्क्वायर C होगा। देखो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना, यहाँ पे क्षार वियोजित होकर आपके पास में OH नेगेटिव आइन देगा, तो OH नेगेटिव आइन की सांद्रता याद रखनी आपको क्या होगी अल्फा C होगी। ये आपके पास में यहाँ पे अपन बात करें Kb इंटू सी का क्या होगा आपके पास में अंडर रूट होगा। बस ये तीन फॉर्मूले याद रखने आपके पास में, ये क्षार का वियोजन स्थिरांक Kb। तो क्षार का वियोजन स्थिरांक भी सांद्रता के क्या आपके पास में, सांद्रता के आपके पास में व्युत्क्रमानुपाती होगा, नहीं वियोजन की मात्रा तो आपके पास में सांद्रता के वर्गमूल के क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती होगी। यहां भी आपको वो याद रखना कि आपके पास में Kb का ऋणात्मक लघु गुणक है आपके पास में, यानी माइनस log Kb बराबर आपके पास में क्या कहलाएगा रो Kb कहलाएगा, क्या कहलाएगा रो Kb। तो इसका मतलब रो Kb आपके पास में Kb के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा, और वियोजन की मात्रा वियोजन स्थिरांक के समानुपाती होता है। इसका मतलब वियोजन स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा अपन बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य उतना ही क्या होगा अधिक होगा, ये क्या होगा क्षारीय सामर्थ्य। तो क्षारीय सामर्थ्य Kb के क्या होगा समानुपाती, जबकि रो Kb के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो ये सिंपल सी, जैसे अम्ल के लिए बात की थी वैसे किसके लिए बात कर रहे हैं अपन क्षार के लिए। अब अपन बात करते हैं क्षार की क्या होती है अम्लता। भाई एक क्षार जलीय विलयन में जितने OH नेगेटिव आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उनकी संख्या के आधार पे अपन क्या बोल देते हैं क्षार की क्या होती है अम्लता होती है।
और जबकि अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है। तो एक क्षार जलीय विलयन में जितने OH नेगेटिव आयन देता है वो उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं जैसे एक अम्लीय क्षार, तो इनकी अम्लता कितनी होगी आपके पास में, एक होगी। अम्लता कितनी होगी, एक। तो फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्वस में वियोजित होकर आपके पास में केवल कितना देगा आपके पास में, OH नेगेटिव आयन एक। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रुबेडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी आपके पास में एक अम्लीय क्षार है। सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में। इसके अलावा अपन बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH हो गया। इसके अलावा जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में, HgOH हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए आपके पास में, एक क्षारकी के। फिर अपन बात, वो सॉरी एक अम्लीय, फिर अपन बात करते हैं द्विअम्लीय क्षार की, यानी इनकी अम्लता कितनी होगी आपके पास में, दो होगी। अम्लता कितनी होगी, दो। यानी ये क्षार जलीय विलयन में कितने OH नेगेटिव आयन देंगे आपके पास में, दो देंगे। तो एग्जाम्पल हो गए जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में। फेरस हाइड्रोक्साइड की भी बात कर सकते हैं अपन, FeOH का होल ट्वाइस। स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में। तो इनकी सबकी अम्लता कितनी होगी, दो होगी, यानी जलीय विलयन में कितने OH नेगेटिव आयन देंगे, दो। फिर अपन बात करते हैं त्रिअम्लीय क्षार, यानी इनकी अम्लता कितनी होगी, तीन होगी। अम्लता कितनी होगी, तीन। यानी ये जलीय विलयन में वियोजित होकर कितने OH नेगेटिव आयन देंगे, तीन देंगे। तो यहां पे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के, हो गया आपके पास में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कौन हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया आपके पास में, FeOH का होल थ्राइस। तो इनकी अम्लता कितनी होगी, तीन होगी। फिर देखो अपन बात करते हैं जल का आयनिक गुणनफल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। देखो अगर मैं जल के आयनिक गुणनफल की बात करें तो पहले देखो ये जल आपके पास में H2O, ये देखो वियोजित होकर आपके पास में कौन सा आयन देगा, H+ आयन, और आपके पास में कौन सा आयन देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। ये इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, ये जल आपके पास में H2O, ये वियोजित होकर आपके पास में क्या देगा, एक H+ आयन ग्रहण कर लेगा। तो ये हाइड्रोनियम, जल में H+ आयन किसके रूप में होता है, ये याद रखना, जल में H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है, प्लस आपके पास में क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। अगर मैं जल का सबसे पहले यहाँ पे वियोजन स्थिरांक लिखना चाहूं तो जल का वियोजन स्थिरांक क्या होगा आपके पास में, K। तो वियोजन स्थिरांक लिखना चाहेंगे तो अपन लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद में कौन है आपके पास में, H+ आयन की सांद्रता, और मैं क्या लिखूंगा आपके पास में, OH- आयन की सांद्रता। और नीचे किसके आपके पास में, H2O की सांद्रता। अब अपन बोलते हैं जल होता है, ये जल आपके पास में एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य, क्या ये आपके पास में दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो अपन बोलते हैं यहाँ पे इसके वियोजन की मात्रा बहुत अल्प है, इसका मतलब H2O की सांद्रता में कोई परिवर्तन है नहीं होता। तो H2 की सांद्रता को अपन नियत मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे अपन H2O को अगर मैं K इंटू H2O की सांद्रता को अपन ने नियत मान ली, भाई इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन, यानी परिवर्तन होता है वो नगण्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा H+ आयन की सांद्रता और आपके पास में OH- आयन की सांद्रता। तो इसको अपन, ये भी आपके पास में कांस्टेंट है और H2 की भी सांद्रता कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिलाकर अपन बोल देते हैं KW। तो KW बराबर आपके पास में क्या हो गया, H+ आयन की सांद्रता और ये आपके पास में OH- आयन की सांद्रता। तो इसका मतलब जल का आयनिक गुणनफल की परिभाषा क्या हो गई आपके पास में, H+ आयन और OH- आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल जल का क्या कहलाता, आयनिक गुणनफल कहलाता। जल का क्या कहलाता है, आयनिक गुणनफल। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपके पास में जल के आयनिक गुणनफल की। तो KW अगर जल का आयनिक गुणनफल पूछे तो आपको याद रखना है H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाएगा, जल का आयनिक गुणनफल कहलाएगा। अब देखो नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो H+ आयन की सांद्रता होती है वो आपके पास में कितनी, ये वाला जो संबंध है तो ये तो सभी टेम्परेचर पे होता है, सभी ताप के लिए होता है, ये तो सभी ताप के लिए, सभी ताप के लिए होता है। तो अगर आपको पूछे भाई कौन से ताप के, तो सभी तापों पर अपन बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल होता है वो H+ यानी KW का मान H+ आयन की सांद्रता और OH- आयन की सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बात करें तो अपन बोलते हैं H+ आयन की सांद्रता होती है वो 10⁻⁻7 मोलरता में होती है। और OH नेगेटिव आयन की भी सांद्रता होती है वो आपके पास में कितनी होती है, 10⁻⁻ आपके पास में -7 किसमें होती है, मोलरता में। तो यहाँ पे अगर मैं मान रखना चाहूँ तो KW बराबर आपको पता है H+ आयन की सांद्रता और ये आपके पास में OH- आयन की सांद्रता। यहाँ पे इसकी सांद्रता आपके पास में 10⁻⁻7 है, आपके पास में OH नेगेटिव आयन की भी सांद्रता कितनी है, 10⁻⁻7। इसका मतलब KW बराबर आपके पास में कितना हो सकता है, 10⁻14 हो सकता है। लेकिन ये केवल कितने टेम्परेचर पे बात करते हैं अपन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बात करते हैं। कितने ताप पर, केवल 25 डिग्री। ये देखो अभी जेट की अपन बात करें, जेट की अपन ज्यादा बात नहीं करते, जेट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, KW के लिए संबंध पूछा हुआ था, उसमें ऑप्शन दोनों थे
KW यानी जल का आयनिक गुणनफल H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये KW का मान 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है, लेकिन ये 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होगा ये तो केवल कौन से टेम्परेचर पे होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे ही होगा। बाकी अपन बोलेंगे कि सभी तापों पर तो आपके पास में जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे आपको एक बात नोट में ये याद रखनी है कि ताप बढ़ाने पर अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KW का मान भी आपके पास में जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर KW का मान बढ़ता है। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं आगे, अपन जैसे पीएच बात करेंगे तो आपको एक सीधा संबंध यूं भी याद रखना, देखो H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक है ना, वो तो पीएच कहलाता है। पीएच का मतलब हो गया, अपन आगे पढ़ेंगे, माइनस लोग H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच कहलाएगा। और पीओएच क्या होता है आपके पास में, OH नेगेटिव आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है, पीओएच कहलाता है आपके पास में। तो यदि यहां पे मैं दोनों तरफ, अगर यहां पे इस फॉर्मूले की बात करें, अगर इसके दोनों तरफ अगर अपन क्या ले लेते हैं, ऋणात्मक लघु गुणक ले ले, तो माइनस का लोग आपके पास में KW हो जाएगा, और ये आपके पास में माइनस का लोग और आपके पास में किसकी, H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता। तो इसको सीधा ही अपन माइनस लोग KW को अपन क्या बोलते हैं, रो KW बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो KW। और ये आपके पास में माइनस लोग H प्लस आयन की सांद्रता आपके पास में PH हो जाएगा, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा। तो KW बराबर, रो KW बराबर क्या होता है, PH प्लस POH होता है। और आपके पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पता है H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 7 मानी, और OH की भी कितनी मानी थी अपने, 10 की पावर माइनस 7। तो पीएच की वैल्यू भी 7 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 7 हो जाएगी, तो बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, ये 14 के बराबर। तो ये वाला संबंध आपको याद रखना है, एक आपको ये संबंध याद रखना है, एक आपको ये संबंध याद रखना है। ये है जल का आयनिक गुणनफल। तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, ये तो पीएच में काम आएंगे। बाकी आपको याद रखना, जल का आयनिक गुणनफल H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये तो सभी तापों पर। और जबकि 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है, ये केवल कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे होता है। और अपन बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके पास में, अगर ताप बढ़ाओगे तो आपके पास में जल का आयनिक गुणनफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा आपके पास में जल के आयनिक गुणनफल का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाएगा, रो KW। तो रो KW बराबर क्या होता है, PH प्लस POH होता है, बराबर किसके होगा, 14 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल किसने दी, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये सोरेनसन ने दी। किसने दी, सोरेनसन ने। अपन बोलते हैं जब पीएच का मान 7 होता तो अपन बोलते हैं उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। और पीएच बढ़ने पर अगर अपन बोलते हैं, पीएच अगर बढ़ती है तो अपन बोलते हैं क्षारकता बढ़ती है, यानी क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता है। और पीएच घटती है तो अपन बोलते हैं एसिडिक नेचर, यानी अम्लीयता बढ़ती है, यानी अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। अगर पीएच का मान 0 है तो वो इसका मतलब है मैक्सिमम एसिडिक होगा आपके पास में, यानी परबल अम्लीय होगा। क्या होगा, परबल अम्लीय। अगर पीएच का मान कितना होगा आपके पास में, 0। तो पीएच का मान 0 है, इसका मतलब वो उदासीन नहीं है, सबसे अधिक भयंकर अम्लीय होगा आपके पास में। अब देखो पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है आपके पास में, पीएच कहलाता है। तो पीएच बराबर अपन ने लिख दिया माइनस का लोग H प्लस आयन की सांद्रता, क्या कहलाएगा आपके पास में, पीएच। तो ये पीएच की सिंपल सी डेफिनेशन है, H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है आपके पास में, पीएच कहलाता है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन देखो पीएच ज्ञात करने के सूत्र है, ये आपको देखना है। अगर H प्लस आयन की सांद्रता आपको पास में 10 की पावर माइनस x में, या तो मोलरता में दे या किस में दे, नॉर्मलता में दे, तब तो आपके पास में पीएच हो जाएगी, आपके पास में x हो जाएगी। और यदि H प्लस आयन की सांद्रता आपके पास में a इंटू 10 की पावर माइनस x दे, तब पीएच हो जाएगी आपके पास में x माइनस का log a हो जाएगा। अगर मान लो पहले आपको जैसे मान लो पीएच दे दिया आपके पास में, जैसे पीएच की वैल्यू आपके पास में y दी, तो अगर आपके पास में H प्लस आयन की सांद्रता पूछे तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस y हो जाएगी। इसी प्रकार अपन पीओच की बात करते हैं, OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाएगा आपके पास में, पीओच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पीओच। तो पीओच बराबर अपन लिख सकते हैं माइनस का लोग OH नेगेटिव आयन की सांद्रता, या मैं इसको OH को अगर नेगेटिव ले आऊंगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसके बाद में देखो अपन बात करें, देखो पीओच ज्ञात करने के सूत्र भी ये होगा, अगर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस x अगर आपके पास में मोलरता या किस में हो, नॉर्मलता में हो, तब तो आपके पास में OH पीओच कितनी हो जाएगी आपके पास में, x हो जाएगी। 10 की पावर कितनी दे आपके पास में, माइनस x। और यदि OH नेगेटिव आयन की सांद्रता a इंटू 10 की पावर माइनस x देता, तो x तो अपन पीओच ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस का लोग कितना हो जाएगा आपके पास में, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a।
अब देखो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात, देखो आपको यूं मानना है, देखो अपन यहां पे अगर अपन यूं बोले कि देखो एक क्षार की है आपके पास में, या एक क्षार की अपन बात ही नहीं करें, अपन सिंपल सा फॉर्मूला यूं बना दे, देखो आपके पास में अगर मैं यहां पे लिखूं अम्ल की सांद्रता, अम्ल की सांद्रता नॉर्मलता में हो, नॉर्मलता में हो तो देखो आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अम्ल की सांद्रता यदि नॉर्मलता में होगी तो H प्लस आयन की सांद्रता आपको किसके बराबर माननी है? अम्ल की सांद्रता के बराबर, अम्ल की सांद्रता। तो जो अम्ल की सांद्रता होगी वही किसकी होगी आपके पास में? H प्लस आयन की सांद्रता होगी। अगर मान लो अम्ल दुर्बल होगा तो वियोजन की मात्रा या उसका क्या देगा? वियोजन स्थिरांक देगा। तब आपको H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने का अपने पास में फॉर्मूला हो जाएगा, या तो आपके पास में अल्फा सी हो जाएगा, ये तो वियोजन की मात्रा देगा। तब अगर वियोजन स्थिरांक देगा तब आपके पास में K इंटू सी का क्या हो जाएगा? आपके पास में अंडर रूट हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन दूसरी बात करते हैं, यदि अम्ल की सांद्रता आपके पास में, अम्ल की सांद्रता मोलरता में हो, अम्ल की सांद्रता किस में हो? मोलरता में, मोलरता में हो। तो मोलरता में हो तो क्या करेंगे? देखो आप H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी वो क्या होगी आपके पास में? आपको अगर मोलरता में दे रखा हो तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना? क्षारकता से। किससे? क्षारकता से। तो क्षारकता इंटू अम्ल की सांद्रता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षारकता इंटू अम्ल की सांद्रता। तो दो चीजें है, देखो अम्ल की सांद्रता या तो आपके पास में नॉर्मलता में दे, तो नॉर्मलता में दे तो अपन बोलेंगे अगर नॉर्मलता में दे दी तो H प्लस आयन की सांद्रता अम्ल की सांद्रता के बराबर ही होगी। अगर वियोजन की मात्रा या वियोजन स्थिरांक देता तब आपके पास में H प्लस आयन की सांद्रता वियोजन की मात्रा देगा तो अल्फा सी हो जाएगा, और वियोजन स्थिरांक देगा तो K इंटू सी हो जाएगा। और यदि अम्ल की सांद्रता मोलरता में दे तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना? पहले क्षारकता से। इसी के बाद में अपन और फॉर्मूले बनाना चाहिए। इसके बाद में अपन यूं भी लिख सकते हैं, या आपके पास में अगर मोलरता में हो तो H प्लस आयन की सांद्रता आपके पास में क्या हो जाएगी? पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्षारकता से। क्षारकता इंटू आपके पास में क्या हो जाएगा? अल्फा सी। या अपन लिख सकते हैं H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी वो आपके पास में क्या होगी? अपन क्षारकता इंटू आपके पास में क्या हो जाएगा? के ए इंटू सी का क्या हो जाएगा? आपके पास में अंडर रूट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 0.001 एन नॉर्मलता में दे रखा है। एस्ट्रोसोफोर विलियन की पीएच होगी, एस्ट्रोसोफोर विलियन की पीएच होगी, पीएच होगी। देखो सबसे पहले बात तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो सांद्रता दी है वो किस में दी है? आपके पास में नॉर्मलता में दी है। तो इसका मतलब H प्लस आयन की सांद्रता होगी वो आपके पास में किसकी सांद्रता के बराबर होगी? अम्ल की सांद्रता के बराबर ही होगी। यानी अम्ल की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता होगी वो अम्ल की सांद्रता ही आपके पास में किसकी सांद्रता होगी? H प्लस आयन की सांद्रता। तो H प्लस आयन की अम्ल की सांद्रता कितनी दे रखी है आपके पास में? नॉर्मलता में कितनी दे रखी है? 0.001 आपके पास में नॉर्मलता में, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस का 3 आपके पास में नॉर्मलता में। तो इसका मतलब H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 3 नॉर्मलता में है, तो इसका मतलब पीएच कितनी हो जाएगी आपके पास में? 3 हो जाएगी। अभी तो फॉर्मूला देखा था अपन ने, तो पीएच कितनी हो जाएगी आपके पास में? 3। अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था कि अगर H प्लस आयन की सांद्रता आपके पास में 10 की पावर आपके पास में माइनस एक्स होती है तो पीएच कितनी हो जाएगी आपके पास में? एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक्स। इसके बाद में अगर अपन बात करें, यही क्वेश्चन में अगर अपन यूं बोलते हैं, देखो 0.001 और ये मोलरता में दिया आपके पास में, आपकी बार किस में दी है? मोलरता में। एस्ट्रोसोफोर विलियन की पीएच होगी, एस्ट्रोसोफोर सल्फ्यूरिक अम्ल के विलियन की पीएच होगी, विलियन की पीएच होगी। लेकिन अब की बार आपके पास में किस में दे रखी है? आपके पास में सांद्रता मोलरता में दे रखी है, तो इसका मतलब H प्लस आयन की सांद्रता होगी वो क्या होगी आपके पास में? आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्षारकता से। अब आपको पता है कि एस्ट्रोसोफोर की क्षारकता कितनी है? 2। ये जलीय विलयन में कितने H प्लस आयन देता है? 2 देता है। तो क्षारकता इंटू आपके पास में अम्ल की सांद्रता, किसकी सांद्रता होगी आपके पास में? H प्लस आयन की सांद्रता होगी। किसकी सांद्रता होगी? H प्लस आयन की। तो देखो यहाँ पे क्षारकता कितनी है आपके पास में? 2। और अम्ल की सांद्रता कितनी दे रखी है आपके पास में? 0.001 ही किसमें दे रखी है आपके पास में? मोलरता में। यानी कितना हो जाएगा आपके पास में? 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं पीएच ज्ञात करना चाहूंगा तो पीएच का फॉर्मूला आपको पता है,
10⁻³ दे रखा तो मैं 3 को तो पहले रखूंगा, और ये आपके पास में 2 दे रखा तो माइनस का log कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। log 2 का मान आपको सबको पता है कि कितना होता है आपके पास में 0.3010 होता है, तो 0.3010 है आपके पास में। तो pH का मान कितना हो जाएगा 2.699 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.69। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी pH आ जाएगी। तो देखो pH ज्ञात करने के केवल सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास में H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻x देता तो pH कितनी हो जाएगी x, और यदि H प्लस आयन की सांद्रता आपके पास में क्या देता है A × 10⁻⁻x देता है, तो pH ज्ञात करने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x को तो पहले रखूंगा मैं, और माइनस का log क्या हो जाएगा A। लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखनी है कि जो सांद्रता है वो आपके पास में किस में दे रखी है, मोलरता में दे रखी है, किस में दे रखी है, नॉर्मलता में। अगर मोलरता में दे रखी है तो H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए आपको अम्ल की सांद्रता को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्षारकता से। इसके बाद में देखो अपन बात करें, जैसे ये फिर क्वेश्चन आपके पास में N/100 HCl विलियन की pH होगी। इसका मतलब नॉर्मलता में दे रखा तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी आपके पास में 10⁻⁻2 किस्म होगी नॉर्मलता में। तो pH कितनी हो जाएगी आपके पास में 10 आपके पास में -2 दे रखी तो pH कितनी हो जाएगी 2। तो विलियन की pH कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन दे रखा देखो 0.002 m एस्ट्रोसोफोर के विलियन की pH होगी। तो अब की बार यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता देखो, यहाँ पे अम्ल की सांद्रता किस में दे रखी है, मोलरता में, तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्षारकता से। तो ये आपके पास में क्षारकता इंटू आपके पास में क्या हो जाएगी अम्ल की सांद्रता। अम्ल की सांद्रता, अम्ल की सांद्रता आपको पता है कितनी दे, तो क्षारकता तो कितनी है सल्फ्यूरिक अम्ल की आपके पास में 2, और अम्ल की सांद्रता कितनी दे रखी है आपके पास में, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 10⁻, कितना लिख सकता हूँ -4। अरे लिख सकता हूँ ना 5 × 10⁻⁻4। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 अगर आपके पास में, तो इसको 10⁻⁻ कितना लिख दूंगा मैं, 3 ही लिख दूंगा। तो बताओ pH कितनी हो जाएगी आपके पास में 3 हो जाएगी। pH कितनी हो जाएगी 3। इसके बाद में देखो क्वेश्चन की बात करें अपन, ये एक देखो log के सारे मान दे रखे हैं। log 2 का मान 0.3010 होता है, log 3 का मान 0.4771 होता है, log 4 का मान 5 का मान, ये सारे मान आपको देखने हैं। देखो यही क्वेश्चन अगर अपन बात करें, जैसे आपके पास में क्वेश्चन है 0.002, ये किस में दे रखी है आपके पास में सांद्रता, नॉर्मलता में। H2SO4 H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल दे रखा है। अम्ल के विलयन की pH क्या होगी, यदि कार्बोनिक अम्ल की विलयन में वियोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत दे रखी है, 20%। तो यहां पे जो अपन H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे, तो आपके पास में वियोजन की मात्रा दे रखी है, तो वियोजन की मात्रा दे रखी है तो कौन से फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे अपन, अल्फा सी से। अब आपके पास में अल्फा का मतलब दे रखा देखो H प्लस आयन की सांद्रता, इसका मतलब अल्फा कितना दे रखा आपके पास में 20%। 20% को उठाने के लिए बटा कितना हो जाएगा 100। और आपके पास में सी का मतलब सांद्रता कितनी दे रखी है, सी कितनी दे रखी है अम्ल की, आपके पास में ये अम्ल की सांद्रता दे रखी है, यानी कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻, कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 10 ऊपर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा -4। तो मैं pH ज्ञात करना चाहूंगा, तो बताओ pH बराबर कितना हो जाएगा, 4 को तो पहले पुटअप करें अपन, और ये माइनस का log कितना हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। तो आपके पास में 4 - log 4 का मान कितना होता है, 0.6020 होता है, कितना होता है 0.6020, और इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 0, ये आपके पास में 8, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके पास में 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और पॉइंट ये आपके पास में 9 के बाद में कितना हो जाएगा 3, ये पॉइंट आपके पास में, तो 3.69 के लगभग ये आपके पास में, वो 3.39 के लगभग आपके पास में क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी। फिर अपन बात करते हैं OH नेगेटिव आयन की सांद्रता, जैसे pH ज्ञात करने के लिए, तो OH नेगेटिव आयन की भी सांद्रता आपको यूं दे रखी है। अगर आपके पास में जैसे अपन मान लो बात करते हैं, यहाँ पे अपन बोले क्षार की सांद्रता, क्षार की सांद्रता नॉर्मलता में हो, किसमें हो, नॉर्मलता में हो, तो नॉर्मलता में हो तो इसका मतलब OH नेगेटिव आयन की सांद्रता होगी आपके पास में, वो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता होगी किसके बराबर है, क्षार की सांद्रता के बराबर होगी। जो क्षार की सांद्रता होगी वही किसकी सांद्रता होगी, OH नेगेटिव। ये आपके पास में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, अल्फा सी से। ये अपन बात कर सकते हैं किससे, KB इंटू आपके पास में सी से। ये कब है, जब वियोजन की मात्रा या वियोजन स्थिरांक आपके पास में दे। या दूसरी अपन बोले कि क्षार की सांद्रता आपके पास में, क्षार की सांद्रता, क्षार की सांद्रता किस में हो, मोलरता में हो, मोलरता में हो,
जब मोलरता में होगी तब आपको देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे OH नेगेटिव आयन की अगर अपन सांद्रता ज्ञात करना चाहेंगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, अम्लता से। किससे? अम्लता। अम्लता इंटू क्षार की सांद्रता होगी, क्या होगी? अम्लता इंटू क्षार की सांद्रता। अम्लता इंटू क्षार की क्या होगी? सांद्रता होगी। देखो इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अगर वियोजन की मात्रा देगा आपके पास में, मान लो नॉर्मलता में तो सांद्रता दे लेकिन साथ में वियोजन की मात्रा दे, तब तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा सी। यह वियोजन स्थिरांक देगा तब आप अम्लता से तो मल्टीप्लाई करोगे ही। मोलरता में सांद्रता दे रखी हो और वियोजन स्थिरांक दे रखा हो तब क्या हो जाएगा? KB इंटू सी का क्या हो जाएगा आपके पास में? अंडर रूट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले किसके लिए? OH नेगेटिव आयन की सांद्रता ज्ञात करने के हो गए। अगर ये हो गए तो इसके बाद में अपन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा आपके पास में N/100 NaOH विलियन की पीएच होगी, NaOH विलियन की पीएच होगी। तो यहां पे अपन बात करते हैं अगर पीएच क्या होगी, तो देखो सबसे पहले आपके पास में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता आपके पास में दे रखी है, नॉर्मलता में दे रखी है, तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता वही होगी जो किसकी सांद्रता है? क्षार की है। तो क्षार की सांद्रता कितनी दे रखी है? 10 की पावर -2 किस में दे रखी है? नॉर्मलता में। तो इसका मतलब पीओच ज्ञात कर सकते हो, तो पीओच कितनी हो जाएगी आपके पास में? 2 हो जाएगी। जब पीओच 2 हो गई तो पीएच ज्ञात करने के लिए अभी अपन ने पढ़ा था, देखो पीएच बराबर आपके पीएच प्लस पीओएच बराबर आपके पास में कितना होता है? 14। और बराबर ये किसके होता है आपके पास में? रो के डब्ल्यू होता है। क्या होता है? रो के डब्ल्यू। अभी अपन ने जल का आयनिक गुणनफल पढ़ा था, वहां पे ये चीज देखी थी। तो अगर मेरे को पीएच ज्ञात करनी है तो पीएच बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा? 14 माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास में? पीओच हो जाएगा। तो पीओच का मान तो अपन ने ज्ञात कर ही लिया, कितना है आपके पास में? 2। तो बताओ पीएच कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। यही क्वेश्चन में अगर मान लो मैं यूं दे देता, जैसे आपके पास में 0.002 और आपके पास में मोलरता में दे देता आपके पास में, और मैं यहाँ पे बोलता कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है हाइड्रोक्साइड विलियन की पीएच होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विलियन की पीएच होगी, मान लो ये क्वेश्चन दे देता आपको। तो सबसे पहले तो देखो आपके पास में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता क्या होगी आपके पास में? यहाँ पे सांद्रता किस में दे रखी है? मोलरता में। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? अम्लता से। तो अम्लता इंटू आपके पास में क्या हो जाएगी? क्षार की सांद्रता। क्षार की सांद्रता। तो आपके पास में अम्लता तो कितनी है आपके पास में? ये पता है जलीय विलयन में कितने OH नेगेटिव आयन देगा? 2। तो आपके पास में अम्लता तो 2 है। और क्षार की सांद्रता आपके पास में कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर आपके पास में माइनस का कितना है? 3 है। तो इसका मतलब आप अगर POH ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता है यहाँ पे, तो POH कितना हो जाएगा? 3 माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास में? log 4 हो जाएगा। तो आपके पास में log 4 का मान आपको पता है, log 4 का मान कितना होता है आपके पास में? 0.6020 होता है। कितना होता है? 0.6020। तो log 4 का मान 0.6020। तो log 4 का मान, तो इसका मतलब पीओच आपके पास में आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी देखो 0 हो जाएगा आपके पास में, 8 हो जाएगा आपके पास में, 9 हो जाएगा, और आपके पास में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। और ये आपके पास में कितना हो जाएगा? तो ये क्या आ गई आपके पास में? पीओच। तो पीएच ज्ञात करना चाहूंगा तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस का आपके पास में क्या हो जाएगा? पीओच हो जाएगा। तो पीओच का मान आपको पता ही कितना आ गया? 14 माइनस का कितना हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा। तो सीधा ही अपन 14.3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 7। और ये आपके पास में 13, तो ये कितना हो जाएगा? 11.7 हो जाएगा। तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11.7 हो जाएगी। कर सकते हो आराम से क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आराम से, कोई दिक्कतें नहीं होगी। इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जेट में भी क्वेश्चन जैसे बहुत बार, अगर H+ आयन की सांद्रता में 10 गुना वृद्धि करने पर पीएच का मान 1 इकाई क्या होता है आपके पास में? कम होता है, यानी 1 इकाई घटता है। और अपन बोलते हैं H+ आयन की सांद्रता में 10 गुना कमी करने पर, इस 10 गुना कमी को अपन लिख सकते हैं 1/10 गुना वृद्धि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1/10 गुना वृद्धि। तो 1/10 गुना वृद्धि करने पर पीएच का मान क्या होगा? 1 इकाई बढ़ता है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार यूं पूछते हैं, अगर किसी विलियन की पीएच आपके पास में कितनी है? 6, और पीएच 6 से अगर मान लो विलियन की पीएच अपन ने कितनी कर दी? 3, तो बताओ H+ आयन की सांद्रता में तो पीएच यहाँ पे क्या की है? कम की है अपन ने। जब पीएच कम की है, कितनी इकाई कम की है? 3 इकाई। देखो पीएच 6 से पीएच कितनी हो रही है? 3। तो यहाँ पे अपन बोल सकते 3 इकाई कम हुआ। कितना इकाई? 3 इकाई कम। तो 3 इकाई कम हुआ। आपको पता है कि अपन H+ आयन की सांद्रता 10 गुना बढ़ाने पर 1 इकाई क्या होता है? कम होता है। तो 100 गुना बढ़ाने पर 2 इकाई, और तो 1000 गुना बढ़ाने पर, तो यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता में कितनी वृद्धि की गई? तो अपन बोल सकते हैं H+ आयन की सांद्रता में 1000 गुना वृद्धि की। H+ आयन की सांद्रता में 1000 गुना वृद्धि करी। कितनी गुना? 1000 गुना वृद्धि।
1000 गुणा वृद्धि। तो H प्लस आयन की सांद्रता में 1000 गुणा वृद्धि करने पर पीएच का मान क्या होगा, 3 इकाई क्या होगा आपके पास में, घटेगा। और यही अगर मान लो कि अगर उल्टा क्वेश्चन पूछता कि अगर मान लो पीएच का मान 3 और पीएच का मान 3 से कितना हो गया आपके पास में 6, तो बताओ पीएच का मान क्या है आपके पास में, बढ़ा है, तो इसका मतलब H प्लस आयन की सांद्रता अपन ने क्या की है, कम की है। तो कितनी कम की है, 1000 गुणा कम की है। 1000 गुणा कम को अपन क्या बोल सकते हैं, 1/1000 गुणा वृद्धि भी बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ टेबल बना रखिए देखो, पीएच में परिवर्तन। तो अगर H प्लस आयन की सांद्रता में 10 गुणा वृद्धि करते हैं तो पीएच में कमी 1 इकाई की होगी, 100 गुणा पर 2 की होगी 3 में, और पीएच में वृद्धि यानी अपन बोलते हैं 10 गुणा कम को अपन बोल सकते हैं 1/10 गुणा वृद्धि, क्या बोल सकते हैं, 1/10 गुणा वृद्धि। यहाँ पे 100 गुणा कम को अपन बोल सकते हैं 1/100 गुणा क्या बोल सकते हैं, वृद्धि। तो अगर 10 गुणा अगर अपन H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो पीएच का मान 1 इकाई घटेगा, और अपन बोलेंगे H प्लस आयन की सांद्रता को अपन 10 गुणा कम करेंगे तो पीएच का मान 1 इकाई क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऐसे सिंपल सी OH नेगेटिव आयन के लिए। OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में 10 गुणा वृद्धि करने पर पीओएच का मान तो आपके पास में 1 इकाई घटता। जब पीओएच घटेगा तो आपको पता पीएच प्लस पीओएच का मान किसके बराबर होता है, पीएच प्लस पीओएच का मान किसके बराबर होता है, 14 के बराबर। जब पीओएच का मान घटेगा तो पीएच का मान क्या होगा आपके पास में, बढ़ेगा। तो 1 इकाई घटता तथा पीएच का मान बढ़ता, ये पीएच है, यहाँ पे क्या है आपके पास में, पीएच। तो पीएच का मान क्या होता है आपके पास में, बढ़ता है। OH नेगेटिव आयन की सांद्रता में 10 गुणा कमी करने पर पीओएच का मान 1 इकाई बढ़ता है, तो पीएच का मान 1 इकाई क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो ये सारा पीएच से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ब्रांस्टेड एंड लोरी की अवधारणा आपके पास में, और लुईस की जो अवधारणा वो, इसके अलावा देखो जल का आयनीय गुणनफल, पीएच ज्ञात करना, पीओएच ज्ञात करना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास में जेट आईसीआर में बहुत इजी आते हैं। तो अपन इसके बाद में अपन बात करते हैं लवण की। किसकी बात करते हैं, लवण की। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे कल।